हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि आपके इंतजार की घड़ी आज से खत्म होने वाली है, क्योंकि आज से स्टार्ट होने वाली है आपकी केमिस्ट्री की क्लास। पर डे ये क्लासें होंगी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज से हम आपको परमाणु संरचना कराने वाले हैं। और ये आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर क्लास का सेकंड चैप्टर है। और आप ये कहोगे कि सेकंड चैप्टर ही क्यों कराया, तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट जो करा रहे हैं बच्चों को इसीलिए करा रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर का जो बेस है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहां हम आपको सिखाएंगे परमाणु के बारे में, यहां हम आपको सिखाएंगे तत्व के बारे में, यहां हम आपको अणु के बारे में सिखाएंगे, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, क्योंकि इन सब का यूज फर्स्ट चैप्टर में किया गया है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि भाई हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये आपके लिए स्टार्ट करने वाले, और इतना शानदार पढ़ाएंगे आपको कि आप यूं छूमंतर में इस चैप्टर को तैयार कर लोगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप अपने फ्रेंड में शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है परमाणु संरचना। तो सबसे पहले बात आती है परमाणु की कि भाई मैं जो डिस्कशन कराऊंगा आपको वो कराऊंगा परमाणु। किसको कराऊंगा? परमाणु। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये परमाणु होता क्या है। लेकिन परमाणु को जानने से पहले हम जानेंगे पदार्थ को। किसको जानेंगे? तो हम जानेंगे पदार्थ, क्योंकि पदार्थ के जानने से ही हमें परमाणु के बारे में जानकारी मिलेगी। पदार्थ को मैं आपको और बता देता हूं कि भाई इसे द्रव्य और कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। ध्यान रखना, द्रव मत समझना इसे आप कतई भी द्रव नहीं समझोगे। ये जो द्रव है इसे लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। और बच्चों ये जो पदार्थ और द्रव्य है इसे हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पदार्थ होता क्या है। तो बस आप हल्का सा दिमाग में भर लो, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, साथ साथ उसका अपना क्या होगा? द्रव्यमान होगा। उसका अपना द्रव्यमान होता है। तो क्या याद रखना है आपको याद रखना, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका अपना क्या होता है? द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं। मेज, कुर्सी, पंखा, हम या अन्य कोई वस्तुएं, पानी, ये सब क्या हैं? ये सब साथियों पदार्थ हैं। और पदार्थ फिर मैंने आपको क्यों पढ़ाया? पदार्थ मैंने इसीलिए पढ़ाया कि पदार्थ से पहली बार परमाणु के बारे में जो जानकारी दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन को हम साथियों फादर ऑफ एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एटम भी कहते हैं। हालांकि जॉन डाल्टन से पहले अगर मैं आपको बताऊं परमाणु के बारे में, तो और भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए थे, लेकिन कुछ जो सर्वाधिक स्पष्ट मत निकल के आया था वो जॉन डाल्टन का ही आया था। जॉन डाल्टन ने 1808 में, कब? 1808 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था द्रव्य का परमाणु सिद्धांत। क्या नाम था? द्रव्य का परमाणु सिद्धांत। अब ये किस आधार पर दिया था? तो ये डाल्टन साहब ने क्या किया था कि उन्होंने परमाणु को कई जगह काटा, पदार्थ को कई जगह काटा, और काटते इतना छोटा टुकड़ा कर दिया उसका कि वो एक कण जैसा दिखाई देने लगा। और उसी जब उन्होंने काटा और फाइनली ये कहा कि भाई अब इससे छोटा हम इसे काट नहीं सकते हैं, इससे छोटा हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं किसी पदार्थ को, तब उसका नाम दे दिया परमाणु, जिसे हम साथियों अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। अब आप कहोगे अंग्रेजी में क्यों लिखा है? तो देखो इसी से हम आपको बताएंगे कि एटम क्यों लिखा। एटम मैंने इसीलिए लिखा कि एटम में ये जो ए है इसका मतलब होता है नॉन या नॉट, और टम का मतलब होता है
डिविजिबल। क्या होता है? डिविजिबल। क्या होता है प्यारे बच्चों? डिविजिबल होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो एटम है, ये जो परमाणु है, ये वो कण है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। कह सकते हो आप कि डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण होता है। क्या होता है? परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण होता है। ये बात किसने बोली थी? ये डाल्टन साहब ने बोली थी। इसके साथ और भी कई लोग आए, उन्होंने बताया था कि भाई आखिरकार ये परमाणु है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। सामान्यतः अगर मैं आपको बताऊं तो अब इन्होंने ये बोला परमाणु अविभाज्य कण है, तो इसका मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आगे जाके जब कई प्रयोग हुए तो परमाणु को यह देखा गया कि यह बताया कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथियों न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, आगे जाके जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो उससे यह साबित किया कि परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। इसी के आधार पर जब हम आज आपके लिए स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे, आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया। तो साथियों, जब इन्होंने ये बताया कि परमाणु नॉन डिविजिबल है, परमाणु नॉन डिविजिबल है, तब उससे आगे वैज्ञानिकों ने यह बताया कि ये नॉन डिविजिबल नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि आखिरकार इस इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज जो की थी गोल्डस्टीन ने। कई जगह रदरफोर्ड दे रखा है, लेकिन ऑफिशियल जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक हैं, वहां पर गोल्डस्टीन दे रखा है। और न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। अगर इसकी ट्रिक आप जानना चाहोगे तो देखो, इसकी ट्रिक है ईंट पर गिरकर नाच। ईंट पर गिरकर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन। गिरकर मतलब गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो बच्चों ये चैडविक ने की। किसने की? चैडविक ने की। अब हम बात करते हैं, आगे आपको बताते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने से पहले कई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में अलग अलग क्या दी बातें थी। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं कि वर्ष 1859 में इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जानकारी दी थी वो जानकारी दी थी जूलियस प्लवर और विल्हेम ने। किसने? जूलियस प्लवर प्लस विल्हेम ने। किसने? विल्हेम ने। इन्होंने किस रूप में दी? इन्होंने सिर्फ इस रूप में दी कि भाई कुछ किरणें होती हैं जिन्हें, मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परमाणु पर कुछ प्रकाश पुंज छोड़ा था और उससे ये देखा था कि कुछ किरणें निकल रही है। बस किरणें मात्र इन्होंने देखा था और कुछ ज्यादा कोई जानकारी इन्होंने नहीं की थी। इसके बाद 1869 में जब मैं बात करता हूं तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो जूलियस प्लवर ही थे। कौन थे? जूलियस प्लवर ही थे। इनके साथ विलियम की जगह विलियम क्रुक्स आ गए। कौन आ गए? विलियम क्रुक्स आ गए। कौन आ गए? विलियम क्रुक्स आ गए। इन दोनों ने मिलकर के कैथोड किरणों के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में? कैथोड किरणों के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में? कैथोड किरणों के बारे में। हालांकि अगर हम बात करें तो कैथोड किरणों का जो नाम दिया था वो 1876 में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन। किसने? वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों को नामित किया था। क्या किया था? कैथोड किरणों को क्या किया था? नामित किया था। ठीक है ना, अभी इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज थी नहीं। ठीक है ना, कैथोड किरणों को क्या किया था? नामित किया था। लेकिन सही जब हम बात करते हैं कैथोड किरणों के बारे में तो इनके बारे में साथियों, प्यारे बच्चियों, जानकारी मिलती है 1880 में, जब जे थॉमसन ने, किसने? सर जे थॉमसन ने
विलियम क्रुक्स के साथ मिलकर, किसके साथ? विलियम क्रुक्स के साथ मिलकर एक रिसर्च की, जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? कैथोड की खोज के लिए सबसे पहले इन्होंने एक विसर्जन नलिका ली थी। क्या ली थी? सबसे पहले बच्चों एक विसर्जन नलिका ली थी। क्या ली थी? सबसे पहले एक विसर्जन नलिका ली थी। तो इस टाइप की एक विसर्जन नलिका ली थी, इस टाइप की, इस टाइप की क्या ली? एक विसर्जन नलिका थी। ये कांच की एक परख नली थी, कह सकते हो आप। ये क्या थी? कांच की एक परख नली थी, जिसके एक और इन्होंने निर्वात पंप लगा दी। क्या लगा दी? वैक्यूम पंप। इसे क्या कह सकते हो? वैक्यूम पंप। क्या कह सकते हो? वैक्यूम पंप कह सकते हो, ठीक है। निर्वात पंप भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? निर्वात पंप भी कहते हैं, ठीक है। और इसके दोनों सिरे पर इलेक्ट्रोड लगाए, दोनों सिरे इलेक्ट्रोड लगा करके इनको बच्चों जोड़ दिया उच्च विभव से। किससे? एक बैटरी नुमा से। किससे जोड़ दिया? उच्च विभव से इनको जोड़ दिया, ठीक है ना। साथ ही साथ इन्होंने यहां कुंजी बनाई, ठीक है ना। यहां क्या बनाई? कुंजी बनाई एक। अगर मैं आपसे इस उच्च विभव की बात करूं तो इसकी जो वोल्टता थी वो 10,000 वोल्टेज थी। ध्यान रखना कितनी थी? 10,000 वोल्टेज रखा। सामान्य जानकारी अगर मैं आपको दे दूं तो घरों का जो कनेक्शन होता है वो 220 वोल्टेज का होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई कैथोड किरणों के प्रयोग के लिए इन्होंने कितनी हाई वोल्टेज की वोल्टता ली, ठीक है ना। फिर क्या किया? फिर इन्होंने देखो ये निर्वात पंप क्यों लगाई? निर्वात पंप इसीलिए लगाई कि विसर्जन नलिका के बीच जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर का जो इसमें गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है? इसमें गैस भरी हुई है। तो इसके गैस भरने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। तो उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, अत्याधिक कम करने के लिए, अत्याधिक कम कितना? -3 mm ऑफ पारा Hg। ये प्रेशर को मापने की एक इकाई होती है, आप यूं कह सकते हो, ठीक है ना। इतना मतलब गैसों को वैक्यूम के द्वारा खींचा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे घरों में सोफे वगैरह होते हैं, गद्दे वगैरह होते हैं या बेड वगैरह होते हैं, उनमें जो वैक्यूम क्लीनर आता है वो गैसों को, जो वो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको खींच लेता है। वैसा ही काम किया किसने? वैसा ही काम किया यहाँ निर्वात पंप ने। और क्या किया? और यहाँ पे इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे देखो इस साइड में इस सिरे को तो इन्होंने रखा पॉजिटिव सिरा, मतलब एनोड सिरा। पॉजिटिव सिरा को क्या कहते हैं? एनोड सिरा। और इस साइड को रखा कैथोड सिरा। इसे क्या कहते हैं? कैथोड सिरा। ये सिरा कैथोड रखा। क्यों रखा? इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव। मेरा कहने का मतलब इधर धारा प्रवाहित होगी और इधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कब होंगे? जब कुंजी को क्या करेंगे? हम ऑन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले इन्होंने और क्या किया भाई? यहां पर एक प्रतिदीप्त पदार्थ का पर्दा लगाया। क्या लगाया? प्रतिदीप्त पदार्थ का पर्दा लगाया। प्रतिदीप्त पदार्थ, क्या साथियों? प्रतिदीप्त पदार्थ। अब आप कहोगे प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होता है? तो यहां पे ZnS लिया था, जिंक सल्फाइड। इसे क्या कहते हैं? जिंक सल्फाइड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जिंक सल्फाइड। अब ये प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? तो प्रतिदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पर्दा वो होता है जिस पर आकर के अगर कोई भी पार्टिकल टकराता है, जिस पर आकर के अगर प्यारे बच्चों कोई भी पार्टिकल टकराता है तो वो तुरंत चमक देना स्टार्ट कर देता है। क्या देना स्टार्ट कर देता है? चमक देना स्टार्ट कर देता है। कुछ भी आगे टकराए, ठीक है, कोई भी रे टकराए, कोई भी कण टकराए, तो वो एक विशेष प्रकार की क्या देगा? चमक देगा। उसके बाद और क्या किया इन्होंने? और किया इन्होंने कि भाई ये जो कैथोड सिरा है थोड़ा बहुत प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप इधर भी लगा दिया, ठीक है ना। हालांकि इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ था, प्रयोग इसका हुआ था, लेकिन लगा दिया इधर। अब क्या होगा? अब इन्होंने प्यारे बच्चों बस कुंजी को ऑन किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ मूव कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है धातु का, क्या है? इलेक्ट्रोड। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। हालांकि अभी निकलते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन यहां से ये देख रहे हैं कि कुछ अदृश्य किरणें, कौन सी? कुछ अदृश्य किरणें
सीधी निकल रही हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, और ये एनोड सिरे पर ग्रीन कलर की, कैसी, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। कैसी चमक उत्पन्न करती हैं? हरे रंग की चमक। अब एक चीज बताइए मुझे, जब ये प्रतिदीप्त पदार्थ के पर्दे पर पड़ेंगी तो एक विशेष प्रकार की चमक होगी। यहां तो ये बोला था कि भाई हरे रंग की चमक थी, अब ये चमक है, इसका मतलब इधर से एनोड की ओर, धन सिरे की ओर कोई भी चमक आ रही है, इसका मतलब वो कौन सी होगी? वो भाई साहब उसके ठीक विपरीत होगी। वो कैसी होगी? ऋण होगी। कैसी होगी? ऋण होगी या कैथोड होगी। तो ये पहचाना कि भाई कैथोड सिरे से जो भी तरंगें आ रही हैं वो कैथोड किरणें होती हैं। इसी प्रकार इन्होंने कैथोड किरणों की क्या कर दी? खोज कर दी। सबसे पहले अब आपको यहां देखना क्या होगा भाई, जब इस इतनी सारी चीजों को यहां आप देख चुके तो सबसे पहले आपको देखना क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई आखिरकार क्या क्या हुआ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यहां पर सबसे पहले अदृश्य किरणें निकल रही हैं और वो एनोड सिरे पर जाके क्या कर रही हैं? हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने लिया भाई एक इलेक्ट्रोड लिया। सबसे पहले हमने लिया एक इलेक्ट्रोड, और क्या लिया? विसर्जन नलिका, कांच की विसर्जन नलिका ली। क्या ली? कांच की विसर्जन नलिका ली। और क्या ली हमने? और निर्वात पंप लगाया। क्या लगाया? निर्वात पंप लगाया। यहां स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे? इसे तैयार करोगे। ठीक है ना। और क्या किया हमने? और प्यारे बच्चों हमने आप कह सकते हो हमने टेम्परेचर को, जो दाब था उसे निम्न रखा, है ना, अत्यधिक निम्न दाब रखा। क्या रखा? दाब रखा। ठीक है ना। गैसों को क्या करके? कंट्रोल। और क्या किया हमने? और हाई वोल्टेज रखी। क्या रखी? उच्च वोल्टता। क्या रखी? उच्च वोल्टता। प्यारे बच्चों क्या रखी? उच्च वोल्टता रखी। ठीक है ना। दाब कितना रखा? 10 की पावर -3 mm ऑफ पारा। ये इतना क्या रखा हमने? और हमने क्या रखा? तो आगे हम करें तो हमने प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप किया। क्या किया? प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप किया। इतना सब करने के बाद हम क्या देखते हैं? परिणाम क्या निकला? सबसे पहली बात है कि ये परिणाम क्या निकला। तो देखो पहला परिणाम निकला कि जब हमने, उम्मीद करता हूं आप साथ ही साथ उतार रहे होंगे। ठीक है ना। इसे साथ ही साथ आप क्या करना? उतारते जाना। अब देखो मैं आपको यह बताता हूं कि इसका परिणाम क्या निकला। इतना सब प्रयोग करने के बाद आखिरकार इसका परिणाम क्या निकला। तो प्यारे बच्चों पहला जो परिणाम निकला वो ये निकला कि यहां हमने ये देखा कि भाई कैथोड किरणें जो हैं वो एनोड की ओर क्या कर रही हैं? गमन कर रही हैं। जब हमने देखा हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब ये कैथोड किरणें हैं। और किस सिरे पर हो रही है? एनोड सिरे पर हो रही हैं। अगर आपसे मैं ये कहूं कि यहां चमक अगर थोड़ी थोड़ी थी तो हमने इसको, कैथोड को क्या कर दिया? छिद्रित कर दिया। कैथोड को क्या कर दिया प्यारे बच्चों? कैथोड को हमने छिद्रित कर दिया। इस तरीके से छिद्रित कर दिया तो ये किरणें और सीधी गई तो चमक और ज्यादा उत्पन्न होने लगी। तो पहली बात हमने देखा कि कैथोड किरणें एनोड की ओर क्या करती हैं? एनोड की ओर गमन करती हैं। पहली चीज तो हमने ये देखी। ठीक है ना। दूसरा, और हमने क्या प्रयोग किया? और हमने ये देखा कि देखो हमने केवल यहीं से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। हम लोग यहीं से संतुष्ट नहीं थे। हमने क्या किया कि हमने यहां पर एक और टर्मिनल लगाया। ठीक है ना। और यहां भी लगाया, नीचे भी लगाया। नीचे भी हमने एक टर्मिनल लगाया। ठीक है ना। ऊपर मान के चलिए माइनस और यहां प्लस। अब हमने यहां से क्या किया? किरणों को छोड़ा। तो हमने यहां से जब किरणों को छोड़ा तो ये देखा कि ये जो किरणें थी ये प्लस सिरे की ओर क्या कर रही हैं? एक चमक दे रही हैं। क्योंकि चमक के लिए हमने यहां पे भी प्रतिदीप्त पदार्थ क्या कर दिया? भर दिया। तो ये किरणें नेगेटिव की ओर ना जाकर के किधर जा रही हैं? पॉजिटिव सिरे की ओर जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई रियल में ये किरणें कैसी हैं? धनावेशित किरणें। तो इससे हमने ये पहचान लिया कि कैथोड किरणें, प्यारे बच्चों लिखते रहना, कैथोड किरणें धन आवेशित
प्लेट की ओर, धनावेशित प्लेट की ओर क्या होती है, मुड़ जाती हैं, जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि ये क्या होती हैं, कि ये ऋण आवेशित होती हैं, ऋण आवेशित। भाई धन की ओर मुड़ रही हैं तो ये क्या हैं, ये ऋण आवेशित होती हैं। क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं। दूसरी बात हमने ये देखी। तीसरी बात और क्या देखी, हम केवल इसी बात से क्या नहीं रह गए, संतुष्ट नहीं हो गए, हमने फिर क्या किया, हमने भाई फिर किया कि ये हटा करके, ठीक है ना, अब हमने ये जो धन और ऋण जो मैंने टर्मिनल लगाए थे, ये वैद्युत क्षेत्र क्रिएट किया था। क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं ये करना वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अब मैंने क्या किया, इस सिरे को साउथ मान लिया और इस सिरे को नॉर्थ मान लिया, मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र मैंने क्रिएट किया तो ये फिर देखा कि भाई ये किरणें फिर से धन सिरे की ओर मूव करे, फिर भी मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये किरणें सीधी की सीधी नहीं जा रही हैं, क्या हो रही है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र में तो ये धन सिरे की ओर जा रही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में यह अपने मार्ग से, जो मार्ग सीधा था इनका, अपने मार्ग से क्या हो रही हैं, मार्ग से विक्षेपित होती हैं, विक्षेपित होती हैं। मतलब जब भी चुंबकीय क्षेत्र यहां क्रिएट किया तो हमने ये देखा कि भाई जो ये सीधे मार्ग में चल रही थी, अब ये सीधे मार्ग में ना चल के क्या हो रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो रही हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि यदि इन किरणों से चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर ये किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होंगी और अपने मार्ग में सीधी की सीधी एक सीधी रेखा में क्या करेंगी, गमन करेंगी। ध्यान रखना, जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे तब ये बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होंगी, सीधी की सीधी अपने मार्ग में जाएंगी। लेकिन आपने अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी और चुंबकीय क्षेत्र में अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएंगी। आगे हम और क्या देखते हैं, तो देखो और हमने और क्या देखा, और हमने देखा प्यारे बच्चों, अगला अगर मैं पॉइंट नोट करवाऊं आपके लिए, तो हमने देखा कि देखो यहां मैंने ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है। और यहां मैंने जैसे ये किरणें इस तरीके से चल रही थी, ठीक है, ये इस तरीके से चल रही थी, तो मैंने क्या किया, यहां पर कुछ भी वस्तु लगा दी मैंने, जो भी वस्तु लगाई, मान के चलिए मैंने ये लगाया, इस तरीके से लगाया मैंने, ये लगा दिया, तो यहां मैं ये देख रहा हूं कि इसकी सीधी क्या पर मिल रही है, परछाई मिल रही है। इसकी क्या मिल रही है, परछाई। अगर ये इधर उधर मुड़ती तो परछाई नहीं बनती, इसकी ठीक इसी के जैसी क्या बन रही है, परछाई बन रही है। इसका मतलब क्या है कि ये किरणें सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि कैथोड किरणें छाया बनाती हैं, क्या बनाती हैं, छाया बनाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये सीधी रेखा में, किसमें, सीधी रेखा में चलती हैं, एकदम सीधा चलेंगी, तभी तो सीधी परछाई बना पाएंगी। एकदम क्या चलेंगी, सीधा चलेंगी। और क्या देखा, और हमने ये देखा कि ये एक्स किरणों की भांति क्या कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। एक्स किरणों की भांति व्यवहार करती हैं। इनका जैसे मान के चलो हमारे हाथ में कहीं चोट लग जाए, हड्डी वगैरह टूट जाए, तो एक्स किरण डाल करके पता चल जाती है कहां फ्रैक्शन है। तो ये भी सेम उसी की तरह क्या कर रही हैं, व्यवहार करती हैं। और क्या किया हमने, और किया मैंने विसर्जन नलिका में जहां से ये किरणें जा रही थी वहां एक मैंने छेपड़ी पहिया लगा दिया। क्या लगा दिया, छेपड़ी पहिया। मान के चलिए मैंने वहां पे कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का एक छेपड़ी पहिया लगा दिया। क्या लगा दिया, पहिया। और यहां पे ये जब किरणें इससे टकराएंगी, क्या करेंगी, जब ये किरणें टकराएंगी तो ये पहिया क्या होना स्टार्ट कर देगा,
घूमना स्टार्ट कर देगा। जब ये इससे होकर घूमेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनमें गतिज ऊर्जा भी होती है, क्योंकि ये गति करने लग जाएगा। इसका मतलब इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा होती है। दूसरी बात, इनसे कण टकराए होंगे ना, छोटे छोटे कणों से टकरा करके तभी तो घूमी होगी। इसका मतलब यह है कि कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। और कण है तो इनमें क्या है, जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसका भी ये मतलब भी पता चल गया कि भाई निश्चित रूप से कैथोड किरण जो है किसी न किसी कण, मतलब किसी न किसी द्रव्यमान वाले कण से भी मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना। तो हमने पहला इसमें देखा कि भाई कैथोड किरणें जो हैं वो सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। क्या करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, दूसरा पॉइंट इसमें यह देखा कि भाई कैथोड किरणें जो हैं वो ऋणावेशित होती हैं। कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। ठीक है ना। और हमने क्या देखा कि ये एक्स किरणों की भांति क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। और हमने ये भी प्रूव किया कि जब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है तो निश्चित रूप से ये कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं आठवां पॉइंट आपके लिए बताने की कोशिश करूं प्यारे बच्चों, तो आठवां पॉइंट ये होगा कि ये किरणें इलेक्ट्रॉन कण से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन कण से बनी होती हैं। इसका मतलब ये पता चल गई कि भाई ये छोटा छोटा कण है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कण है। ठीक है। और ये भी बता दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कण जो है, ये इलेक्ट्रॉन कण जो है, इलेक्ट्रॉन कण क्या है, परमाणु का क्या होता है, मूल कण होता है। क्या होता है, परमाणु का मूल कण होता है। ये भी बता दिया। मतलब परमाणु बनेगा तो निश्चित रूप से वो किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन कण से ही बनेगा। दूसरी बात मैं आपको ये और बताना चाहता हूं, जैसे मान के चलिए मैंने ये आपको बताया था, देखो यहां मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये किसी धातु का बना होता है, तो ये कोई भी धातु हो सकती है, इलेक्ट्रोड के लिए कोई भी धातु हो सकती है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी भाई विसर्जन नलिका में गैसें भरी होती हैं, तो ये गैस भी कोई भी हो सकती है। आप ये कह सकते हो एक प्रकार से कि भाई ये जो विसर्जन नलिका है, ठीक है ना, ये जो विसर्जन नलिका है इसमें कोई भी गैस हो सकती है। हीलियम इसमें हो सकती है, ठीक है ना, इसमें भाई क्लोरीन इसमें हो सकती है, ठीक है ना, इसमें अगर आप चाहो तो अन्य गैस भी इसमें ले सकते हो, ठीक है ना, आर्गन इसमें ले सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन इसमें ले सकते हो, नाइट्रोजन गैस भी क्या कर सकते हो, इसमें ले सकते हो। साथ ही साथ ये जो धातु का इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनम का भी हो सकता है, ठीक है ना, और जिंक का भी हो सकता है, मतलब अन्य धातु का भी, किसी भी धातु का हो सकता है। इससे एक चीज तो क्लियर निकल के आ रही है कि विसर्जन नलिका में प्रयुक्त गैस व इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर कैथोड किरणें निर्भर नहीं करती हैं। कैथोड किरणें निर्भर नहीं करती हैं। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं, यदि आप कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड की धातु को भी चेंज कर दोगे, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की गैस को भी चेंज कर दोगे, तो मान लो कैथोड किरणों के प्रयोग के समय यदि आप धातु और गैस की प्रकृति चेंज करते हो तो कैथोड किरणों जो है या इलेक्ट्रॉन जो है उस पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता कि देखो किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन होता है। मेरे में भी इलेक्ट्रॉन है, इस बोर्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, पंखा में भी इलेक्ट्रॉन है, बिजली में भी इलेक्ट्रॉन है, पानी में भी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ही तरह का होता है, भले ही वो चाहे क्लोरीन गैस से निकले इलेक्ट्रॉन, चाहे वो सोडियम से निकले इलेक्ट्रॉन, चाहे वो अन्य किसी परमाणु अथवा पदार्थ से निकले, भाई उसका नेचर एक ही होगा। किसी भी गैस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पदार्थ के नेचर पर निर्भर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन गैस के नेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर इसी के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो 1897 में, किसमें, 1897 में, 1897 में जे थॉमसन ने, किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश
और द्रव्यमान को निर्धारित किया था। क्या किया था? निर्धारित किया था। आप कह सकते हो E अपॉन एम को निर्धारित किया था। अब E अपॉन एम का क्या मान निकाला था? हालांकि ये निकालना नहीं आपके सिलेबस में है, लेकिन हम इसका मान बता देते हैं। तो इन्होंने निकाला था 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। क्या निकाला था? कूलाम प्रति किलोग्राम। दूसरा, अगर मैं एक प्रयोग और प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूं, काफी इंपोर्टेंट है, हालांकि यहां सॉल्व नहीं करेंगे। एक है मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग। क्या? मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग, ठीक है ना, मिलीकन, ठीक है ना। ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ये था। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या किया था? निर्धारित किया था। क्या किया था? और इलेक्ट्रॉन का आवेश प्यारे बच्चों इन्होंने निकाला था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। अब इसी वैल्यू को जब आप यहां पे लेके आते हो, कहां लेके आते हो? यहां लेके आते हो। तो देखना, मैं यहां लगा देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 कूलाम, ठीक है, अपॉन एम इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर 11। जब मैं इसे निकालता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान निकल के आता है वो आता है, इसका मल्टीपल करने पर वो आता है, नहीं, जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तब, ठीक है ना, तो वो आएगा निकल के m बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का निकल के आया था वो यहीं से आया था, और ये किसने क्लियर किया था? ये सर जे थॉमसन ने क्लियर किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूं तो मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि देखो, एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया है वो रिवीजन करके देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो परमाणु के बारे में जानकारी मिलती है वो बिना पदार्थ के नहीं मिल सकती। डाल्टन ने पदार्थ को बहुत ज्यादा छोटा तोड़ने की कोशिश की, काटने की कोशिश की, और इतना काटा कि वो एक छोटा सा कण बन गया, और उससे पता चला कि भाई इससे छोटा कण अब नहीं बन सकता, जिसे परमाणु कहा। सबसे पहले जानकारी। और इन्होंने ये कहा था कि भाई परमाणु जो है वो अविभाज्य है, परमाणु को किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन विभिन्न मॉडल आए तो उन्होंने ये सिद्ध किया नहीं, परमाणु भाज्य है और इसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग किया जा सकता है। इसका मतलब परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, मतलब परमाणु से छोटा भी कण है। जिसमें हमने आपको ये बताया कि भाई थोड़ी बहुत जानकारी जो है 1869 में जूलियस फ्लेवर और विलियम ने दी थी। 1869 में जूलियस फ्लेवर और विलियम क्रुक्स ने भी कैथोड किरणों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कैथोड किरणों को नामित किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है, 1876 में। लेकिन सबसे बढ़िया जो प्रयोग है वो 1880 का जे थॉमसन का और विलियम क्रुक्स का प्रयोग है। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने ये कही थी कैसे कैथोड किरणों की खोज की थी, ठीक है ना, या आप एक प्रकार से कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कही थी इसके लिए सबसे पहले एक कांच की विसर्जन नलिका ली, जिसमें निर्वात पंप लगाई, जिससे कि वो गैसों को खींच करके उसके टेम्परेचर को, उसके प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दे, और दोनों ओर धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए, और दोनों सिरों के पे जो है वो प्रतिदीप्त पदार्थ ZnS का, मतलब जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, और यहाँ एक उच्च विभव की, या कह सकते हो एक उच्च वोल्टता का, यहाँ पे उच्च वोल्टता क्रिएट कर दी, और साथ ही कुंजी यहाँ क्रिएट। जब हम कुंजी को दबाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और तेजी के साथ कैथोड सिरे से भागते हैं तरंग के रूप में, और एनोड सिरे पर क्या करते हैं? हरे रंग की चमक उत्पन्न करते हैं। और इसी चमक के आधार पर हमने ये साबित कर दिया कि भाई एनोड की ओर जो किरणें आ रही हैं उनको कैथोड किरणें कहते हैं। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई कैथोड किरणें, इससे ये पता चली कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं। साथ ही साथ मैंने ये बताया कि भाई वैद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि ये क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में भी ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को आरोपित करोगे तो निश्चित रूप से कैथोड किरणें क्या होंगी? प्रभावित होंगी। फिर मैंने ये बताया कि भाई
एक छेपड़ी पहिया रखा था और कैथोड किरणों ने उस छेपड़ी पहिए को घुमा दिया था। इसका मतलब ये कणों से मिलकर बनी होती हैं और इनमें गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि उसे गति करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये कहा था कि इनमें एक्स किरणों की भांति क्या होता है, व्यवहार होता है, एक्स किरणों की भांति गुण होते हैं। और मैंने ये कही थी ये कणों से मिलकर बनी होती है और कणों से मिलकर बनी है तो निश्चित रूप से इसमें द्रव्यमान है और यही द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, फिर हमने ये बताया था कैथोड किरणें, मैंने एक रखा, एक मार्ग में एक कुछ वस्तु रखी मैंने कही तो उसी वस्तु की निश्चित रूप से छाया बन रही है और छाया बन रही है इसका मतलब ये है कि भाई कैथोड किरणें सीधी रेखा में जा रही है इसीलिए छाया बन रही है। ठीक है ना, तो और इसके साथ ही मैंने 2 पॉइंट और बताए। मैंने कही थी भाई यहीं से क्लियर हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक कण होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु का क्या है, मूल कण है। साथ ही साथ मैंने ये बताया यदि आप विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रोड की प्रकृति चेंज कर देते हो, मतलब धातु की प्रकृति चेंज कर देते हो या फिर गैसों की प्रकृति चेंज कर देते हो तो कैथोड किरणों के प्रयोग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ लास्ट में हमने प्यारे बच्चों ये पढ़ा कि भाई 1897 में सर जे थॉमसन ने, ठीक है ना, आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान को निर्धारित किया, के अनुपात को निर्धारित किया, जिसमें E/m का मान इन्होंने निकाला 1.7 × 10⁻11 और मिलिकन के तेल की बूंद के प्रयोग में यहां से इलेक्ट्रॉन का आवेश निकला था 1.6 × 10⁻−19 और जब इसे हमने यहां लगाया तो यहां से m निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया 9.1 × 10⁻31। तो क्लास लेक्चर आपको कैसा लगा? आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। रेगुलर लेक्चर हम आपके लिए लाते रहेंगे और अगले ही कुछ 1-2 लेक्चर में आपको लाइव स्ट्रीम भी आपसे मिलेंगे और रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिए। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद साथियों।